बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू चैप्टर 1। पिछली 2 सेशंस में हमने चैप्टर 1 की जो है बेसिक्स डिस्कस की, काफ़ी हद तक प्रैक्टिस की। ये भी जो एक सेशन है हम कोशिश करेंगे चैप्टर 1 की जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस है वो कर सकें क्लास के अंदर। उसके बाद बाकी आपने तो प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ इस सवाल पे हमने जाके ब्रेक लगाई थी, द वैल्यू ऑफ के। चेक करें क्या चल रहा है सवाल में। आपके सामने दो इक्वेशंस गिवन है और दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें के लगा हुआ है एक्स के साथ, वाई के साथ। वाई का कोएफिशिएंट है के कौन है हमने कैलकुलेट करना है। कैसे करें, सवाल में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कैसा करें। के की वो वाली वैल्यू बताएं जहां ये जो दो लाइंस है आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, अब क्या करें। क्या सीखा था हमने परपेंडिकुलर के बारे में? हमने कहा था दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होंगी जब वो एक दूसरे का जो स्लोप है एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक की स्लोप 3 है तो दूसरे की स्लोप -1/3 होगी। कंफर्म बात है। अच्छा, अब क्या करें। ऐसा करते हैं, एक की स्लोप निकालते हैं और फिर दूसरे की स्लोप का इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे। जबानी बातें बहुत हो गई, अब देखते हैं न्यूमेरिकली क्या चल रहा है। पहली वाली लाइन इक्वेशन क्या हमें बता रही है, 2x + 3y + 7 = 0। इसकी स्लोप क्या है? स्लोप पता लगाने के लिए हमें से स्लोप फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो क्या कैसे लेके आएंगे? 3y = -7 - 2x, y = -7/3 - 2/3x। हाँ भाई, स्लोप क्या है? x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है हमने देख लिया, इसकी स्लोप है -2/3। तो जो ये दूसरी वाली लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि +3/2। +3/2 मैंने यहां लिख दिया और ये वाला पोर्शन में कर देता हूं इरेज। अब हमें जो दूसरी इक्वेशन है उसमें k की वो वैल्यू पता करनी है जहां हमारी स्लोप बने 3/2। अच्छा, देख लेते हैं दूसरी इक्वेशन है क्या। दूसरी इक्वेशन कह रही है 27x + ky + 25 = 0। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि x का कोएफिशिएंट किसी तरह 3/2 बने। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही लेके आते हैं। ky = -25 - 27x, y = -25/k -27/k × x। अच्छा जी, अब जरा लॉजिकली सोचें, k की क्या वैल्यू हो कि आपका जो x है उसकी वैल्यू बने 3/2। तो कॉमन सेंस जिंदाबाद। हमें पता है कि 9 3s are 27 और 9 2s are 18। तो यहां अगर -18 लिखा होता तो 3/2 स्लोप बनती। क्या -18 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, -18 कोई ऑप्शन है। दिस वॉज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3। अच्छा, यूनिट 3 के हमने क्लास वर्क होमवर्क दोनों कर लिया। अब यूनिट 4 के जो हैं हमने कुछ सवालात क्लास में नहीं किए थे, इस वाले सेशन के लिए छोड़ दिए थे। अब चलते हैं उन सवालात की तरफ। हाँ जी, यहाँ तक ये सवाल भी हमने कर लिए थे, ये कैलकुलेटर मेथड भी हमने कर लिया था, ये प्लॉटिंग इक्वेशंस भी हमने देख ली थी और ये फैक्ट्री वाला सवाल भी हमने देख लिया था। यहाँ जाके हमने हल्का सा ब्रेक लगाया था, तो यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर जी एक फ्रीलांस एजेंसी में काम करते हैं। उन्हें मिलता है 2500 रुपए पर आवर जो है अर्ली वेज। एक दिन उन्होंने 8000 रुपए टोटल कमाए जिसमें से 5000 रुपए थे टिप से। बताएं कितने घंटे काम किया उन साहब ने। अच्छा, क्या गिवन है क्या नहीं गिवन? हमें यह गिवन है कि उसने कितने सारे पैसे कमाए। हमें यह गिवन है कि उसे 1 घंटा काम करने के कितने पैसे मिलते थे और उसे मिली टिप्स, जो कि एक तरह की फिक्स्ड कॉस्ट है। अब याद करें फिक्स्ड कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, हम कहते थे टोटल कॉस्ट = फिक्स्ड कॉस्ट + वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां सीन उल्टा है, यहां कॉस्ट की बात नहीं है, इनकम की बात हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। टोटल इनकम = फिक्स्ड इनकम + वेरिएबल इनकम। तो फिक्स्ड इनकम कितनी है? फिक्स्ड इनकम है ये 5000, मैंने लिख दिया 5000 के साथ फिक्स्ड इनकम। वेरिएबल इनकम कहां से आएगी? वेरिएबल इनकम यहां से आएगी कि भाई जितने घंटे उसने काम किया उस हिसाब से उसे मिल जाएंगे कितने, 2500 रुपए पर घंटा। और टोटल इनकम हमारे पास ये गिवन है, टोटल इनकम = 8000। अब सब कुछ गिवन है तो सवाल हमसे चाहता क्या है? सवाल हमसे चाहता है ऐसा करो बता दो कितने घंटे काम किया था, वो भी देख लेते हैं। अब टोटल इनकम यानी कि 8000 = फिक्स्ड इनकम यानी कि 5000 + 2500 × x। कितने घंटे उसने काम किया कि उसने जो है ये 8000 रुपए कमा लिए। इसे सॉल्व करते हैं। 8000 - 5000 क्या होता है? 3000। 3000 = 2500x।
3000 डिवाइडेड बाय 2500 आप करेंगे तो आपके पास एस यानी कि नंबर ऑफ घंटे आ जाएगा कि उस बंदे ने कितने घंटे काम किया। लेट्स सी, तो आंसर आया 1.2। उस बंदे ने 1.25 घंटा काम किया था तो उसने 8000 रुपए कमा लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार मैन्युफैक्चरर साहब गराज बनाना चाह रहे हैं। लेंथ ऑफ द गराज जो है वो अपनी विड्थ से 6 गुना ज्यादा है। पेरीमीटर ऑफ द गराज इज 1400 मीटर। ऐसा करें, लेंथ बता दें। ओहो, अब क्या करें, हमें क्या गिवन है क्या नहीं गिवन। हमें लेंथ नहीं गिवन, लेकिन लेंथ का विड्थ से रिश्ता गिवन है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 6 गुना ज्यादा है। अच्छा, और क्या गिवन है, हमें गिवन है पेरीमीटर विच इज 1400 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला किसी को याद है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अच्छा, हमें पेरीमीटर अगर गिवन है, हम कह सकते हैं कि 1400 इज इक्वल टू जो है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। और कुछ गिवन है हमें? अगर हम कहें 1400 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ और विड्थ का आपस में क्या रिश्ता है? हमें पता है कि लेंथ जो है वो विड्थ से 7 गुना ज्यादा है, तो क्यों ना हम विड्थ को इस तरह एक्सप्रेस कर लें कि 6L इज इक्वल टू W। विड्थ को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपका जो है 6W इज इक्वल टू L। विड्थ को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपका जो है वो बनेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस 6 इंटू, ऑपोजिट हो गया। हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या? हमें लेंथ चाहिए और हमें विड्थ, दोनों चीजें चाहिए। रिश्ता हमें किन दोनों चीजों का गिवन है? हमें विड्थ का और लेंथ का। ये वाली इक्वेशन जरा दोबारा देखें, सवाल की वर्डिंग गौर से सुने और फिर इक्वेशन खुद बनाएं। द लेंथ ऑफ द गराज मस्ट बी 6 टाइम्स इट्स विड्थ। अगर विड्थ समझे 10 है, एक मिनट, अगर विड्थ 10 है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? 6 टाइम्स ज्यादा। हमने कहा कि अगर विड्थ 10 है तो लेंथ आपकी हो जाएगी 60। अच्छा, अब इसकी अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे विड्थ इज इक्वल टू लेंथ, 6 टाइम विड्थ इज इक्वल टू L। तो हम यहां विड्थ की वैल्यू पुट कर सकते हैं 6W प्लस W। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो 2 है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1400 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 700 इज इक्वल टू 7W। 100 इज इक्वल टू W। क्या सवाल सॉल्व हो गया? नहीं, सवाल ने हमसे विड्थ नहीं पूछी थी, सवाल हमसे लेंथ पूछ रहा है। लेंथ कैसे निकलेगी? लेंथ और विड्थ का आपस में क्या रिश्ता है? लेंथ जो है वो विड्थ से 6 गुना ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि अगर विड्थ 100 है तो लेंथ जो है वो 6 विड्थ है, यानी कि 100 इंटू 6। हम कहेंगे लेंथ इज इक्वल टू 600 मीटर। लेट्स सी, तो यस, लेंथ इज इक्वल टू 600 मीटर, सही जा रहे हैं हम। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल चाहिए होता है केमिकल की प्रोडक्शन के लिए, जो कि डिस्काउंट पे आजकल घूम रहा है 35% लेस। अगर आजकल प्राइस 78,000 है तो कितना खर्चा होगा बायर का? इंतहाई इजी सवाल। 78,000 टोटल प्राइस है, उससे 1 में से कितने परसेंट माइनस होके अमाउंट मिल रही है? 0.35, यानी कि 35% जो है उसे लेस होके मिल रहा है। इसे कैलकुलेटर पे लिखें, 78,000 इंटू 1 माइनस 0.35, आपके पास आ जाएगा एग्जैक्ट अमाउंट 50,700 डिस्काउंट के बाद। तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 50,700। नेक्स्ट लें जी, फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया। 2 स्विमर्स आर 4 किलोमीटर अपार्ट एंड आर मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर। एक स्विमर की स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 0.5 किलोमीटर पर आवर। अज्यूमिंग कि दोनों स्विमर एक साथ चल रहे हैं, वो कितने घंटे बाद आपस में मिलेंगे? अब फिजिक्स के अगर हमें फॉर्मूला थोड़ा सा याद हो, क्या फॉर्मूला होता है भला डिस्टेंस का और उसका स्पीड का? तो कुछ इस तरह की बात होती थी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ हमें क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन? हमें डिस्टेंस गिवन है, डी फॉर डिस्टेंस, और हमें यहाँ स्पीड गिवन है। हमें क्या नहीं गिवन? हमें टाइम नहीं गिवन। अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अब डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब दो तरह की स्पीडें हैं, एक की है 1.5 इंटू टाइम प्लस जो है 0.5 इंटू टाइम। क्या बनेगा? 4 इज इक्वल टू 2t, और 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 2 इज इक्वल टू टाइम। हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों स्विमर्स हैं एक दूसरे से 2 घंटे में मिलेंगे। ये लें, दे विल मीट इन 2 आवर्स। अच्छा, मजीद सवालात।
लेट्स कंटिन्यू। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ज़बानी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आते हैं सवाल की तरफ। एक कंपनी बना के बेचती है सिंगल प्रोडक्ट और कंपनी चाह रही है कि वो क्या निकाल ले, कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसके पास ऑलरेडी गिवन है, क्या नहीं गिवन देखते हैं। सेल प्राइस आपके पास आ गई, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹1.5 पर यूनिट। ये क्या होता है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट होती है किसी चीज़ को बेचने के खर्चे। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज दुकानदारों को पैसे देती हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है ज़रा सजा के रखना, अच्छे वाले शेल्फ पे रखना, या उसकी मार्केटिंग के पैसे देते हैं कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है इसके पोस्टर्स अपनी दुकान के बाहर लगा लेना। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हमें गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है विच इज़ ₹6। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर 50 एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 50। अब यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? प्रोडक्शन कॉस्ट। वो चीज़ मुफ्त में तो नहीं बनी होगी, या तो कंपनी ने एक चीज़ बनाई होगी अपने हाथों से, अपनी मशीनों से, उस पर खर्चा लगा होगा, या वो प्रोडक्ट उस कंपनी ने दूसरी किसी कंपनी से खरीदी होगी और उसमें भी कंपनी का खर्चा लगा होगा। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नहीं गिवन। अब क्या करें? अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सी चीज़ हमें गिवन है। हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन गिवन है 50 इज इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू हमें गिवन है, हाँ जी हमें गिवन है कि ₹6 की एक प्रोडक्ट थी, मल्टीप्लाई बाय कितनी प्रोडक्ट्स बिकी, ये लिखा है 50। 60 इंटू 50 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस करनी है। तो एक तो हमें पता है कि ₹1.5 लगता है उस चीज़ को बेचने में, यानी कि 1.5 इंटू 50 माइनस एक और कॉस्ट जो हमें नहीं पता, दैट इज X। हमें नहीं पता प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी, उस चीज़ को बनाने में कितना खर्चा हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि उस चीज़ को बनाने में 50 जो है हमारा यूनिट्स बिके। अब इसे सॉल्व करते हैं। 50 इज इक्वल टू 650 ज़ा 300 माइनस 75 माइनस 50x। ये इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 माइनस 300 प्लस 75 डिवाइडेड बाय माइनस 50, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3.5। ₹3.5 वो वेरिएबल कॉस्ट है जो या तो कंपनी को बनाने में खर्चा आता है या कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से खरीद के बेचने में खर्चा आता है, दैट इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। लेट्स सी। तो 3.5 इज इक्वल टू V2 से बुक कह रही है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट, ब्रेक इवन क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब इसके सवालात करते हैं। तो एक कंपनी, बल्कि ये सवाल हमने कर लिया था, इससे अगला सवाल देखते हैं। इससे अगला सवाल भी हमने कर लिया था, व्हाट आर कोइंसिडेंस। लेट्स कंटिन्यू। तो हमने यहाँ होमवर्क पे लाके ब्रेक लगा दी थी, यहाँ से ऑनवर्ड शुरू करते हैं। इफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 and ₹100 yield an income of ₹90 and ₹20 respectively, find the equation of the investment। ओहो, हमें क्या गिवन है क्या नहीं गिवन, क्या करें इस सवाल में? इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है? इक्वेशन बनाने के लिए हमें अगर दो तरह के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ये वाले पॉइंट्स और वो वाले पॉइंट्स, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं याद करें, ये वाला y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 वाला फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ₹1000 लगाओ तो रुपए मिलते हैं आपको ₹90, और अगर आप ₹100 लगाएं तो आपको मिलते हैं ₹20। x1 आपका क्या हो गया? 1000, y1 आपका क्या हो गया? 90, x2 आपका क्या हो गया? 100, और y2 आपका कितना हो गया? 20। अच्छा जी, अब इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। y माइनस y1, एक मिनट, y माइनस 90 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 90 इज इक्वल टू x माइनस x1। x1 क्या है? 1000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1000। अब कैलकुलेटर से ध्यान से सॉल्व करते हैं। अगर एक भी यहाँ प्लस माइनस आगे पीछे हो गया तो हमारे सवाल में गड़बड़ हो जाएगी। y माइनस 90 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 90 क्या होता है? माइनस 70 इज इक्वल टू 1000 x माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1000 क्या होता है? माइनस 900। मजीद सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी दोनों साइडों पे, तो माइनस 900y माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय माइनस 900 क्या आएगा? 81,000 प्लस के माइनस प्लस 81,000
इज इक्वल टू -70x और -70 इंटू -1000 आपके पास आएगा +70,000। बड़ी बड़ी फिगर्स हैं लेकिन कोई नहीं, अभी तक हम सही जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करें, हम कह सकते हैं कि -900y इज इक्वल टू -70x प्लस 70,000 -81,000। अच्छा, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। -900y इज इक्वल टू -70x प्लस -81,000 -71,000 क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा -11,000। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 10 कॉमन ले लें, एक एक जीरो सबका कम कर दें, आपके पास आ जाएगा -90y इज इक्वल टू -7x -1100। चेक करें क्या इस तरह का ऑप्शन है। तो हमें चारों ऑप्शंस में एक जगह -90 भी नजर आ रहा है, 77 भी नजर आ रहा है और 1100 भी नजर आ रहा है। देखिए इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो चारों ऑप्शंस में जो इज इक्वल टू है वो एक साइड पे और एक्स वाई और कांस्टेंट एक साइड पे है। हम भी अपने सवाल को, अपने आंसर को इस फॉर्म में ले आते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं -90y प्लस 7x प्लस 1100 इज इक्वल टू 0। अब देखें 7 और 1100 आपका पॉजिटिव होगा और 90 आपका नेगेटिव होगा। देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो 90 नेगेटिव यहाँ भी है, 90 नेगेटिव यहाँ भी है। बी इज द बेस्ट आंसर। 7 आपका पॉजिटिव है, 1100 आपका पॉजिटिव और 90 आपका नेगेटिव है। तो एक अच्छा सवाल था। हमने बड़ी बड़ी फिगर से खेलना शुरू में ही सीख लिया। चैप्टर 1 में ही हमने 70,000 और 81,000 को आपस में एडलेस किया, फिर भी हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक आया। कंटिन्यू रखते हैं ऐसे ही पहले, लेकिन इसे कर लेते हैं इरेज। इरेज ऑल लिंक। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल। शू मैन्युफैक्चरर साहब नई तरह की वैरायटियां जो हैं वो शूज के बना रहे हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर फिक्स कॉस्ट फॉर सेटिंग प्रोडक्शन लाइन इज 1,25,000। फिक्स कॉस्ट गिवन हो गई। वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच पेयर ऑफ शूज इज ₹35 और उन्होंने हिसाब लगाया कि 1500 जो है वो पेयर जो है बेचे जा सकते हैं एट द रेट ऑफ ₹160 पर पेयर। लिए जी, रेवेन्यू भी आ गया, कॉस्ट भी आ गई, नंबर ऑफ शूज भी आ गए। अब हमें चाहिए क्या, वो कह रहे हैं ऐसा करें प्रॉफिट फंक्शन बता दें जिससे जो है हम बता सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही उसने हमने निकलवाया, उसने हमसे कहा है प्रॉफिट निकाल दें। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस या रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता हम कहते हैं रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन प्रॉफिट होता है उसमें जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो भी आपको लेस करनी पड़ती है। तो हमने कहा प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, अभी मैंने ऑप्शंस की तरफ नहीं देखा, हम सवाल की तरफ पढ़ के अपना ऑप्शन खुद बना रहे हैं। रेवेन्यू हमें पता लगा है कि 160 रुपए का हम जूता बेचेंगे और कितने जूते बेचेंगे, 1500 पेयर्स। 160 इंटू 1500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है 35 इंटू 1500 माइनस टोटल कॉस्ट क्या है, कितना हमने टोटल कॉस्ट हमें लगेगी 1,25,000। अब क्या करें, लेकिन एक मिनट, सवाल के अगर हम ऑप्शंस को अब गौर से देखें तो हमें एग्जैक्टली गिवन क्या है, हमें गिवन है क्यू से तीनों ऑप्शंस जो हैं, चारों ऑप्शंस तीनों वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्यों ना हम 1500 ऐड करने के बजाय क्वांटिटी को क्यू एज्यूम करें और फिर इसे देखें। अब इससे हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 160 माइनस 35। 160 माइनस 35 क्या होता है, 125 इंटू क्यू माइनस 1,25,000। ये 125 कैसे आया, 160 में से जब 35 माइनस किया आपके पास आया 125। और ये क्यू क्या है, इसे हम x भी कह सकते थे, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। अब सवाल ने हमें 1500 एमई कंफ्यूज करने के लिए दिया था, उसका ऑप्शन में जो है कहीं यूज नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या इस तरह का ऑप्शन है, P इज इक्वल टू 125 क्यू माइनस जो है 1,25,000। तो यस, हमें ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यूजिंग अबव डाटा, अगर 1500 पेयर सोल्ड किए गए तो कंपनी को कितना कोई प्रॉफिट होगा, अभी देख लेते हैं। करना क्या है, 125 इंटू 1500 माइनस 1,25,000 जो कि टोटल आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी। क्या आया आंसर, 62,500। कौन सा ऑप्शन है, 62,000 इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट,
यूजिंग अबव डाटा डिटरमिन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि 1,25,000 डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कितने का जो हमने जूता बेचना था 160 माइनस कितना खर्चा होना था 35। नहीं जी, कैलकुलेट कर लें। 1,25,000 डिवाइडेड बाय 160 माइनस 35, आंसर आया 1000। क्या 1000 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, 1000 कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट, एवरेज प्राइस ऑफ एन आइटम आर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑर्डर्ड। एवरेज प्राइस 35 रुपए है जब 250 आइटम ऑर्डर किए गए थे, और 55 रुपए है अगर 50 आइटम्स ऑर्डर किए गए थे। क्या पर यूनिट प्राइस होगी अगर 115 आइटम्स ऑर्डर किए जाएं? लिख लेते हैं सारा कुछ, जबानी तो कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा, क्या लिखते हैं हमने कहा कि 35 आपकी प्राइस पर यूनिट थी जब हमने कितने आइटम्स ऑर्डर किए? 250। फिर क्या लिखा है? फिर हमें 55 रुपए पर यूनिट प्राइस पड़ी अगर हमने आइटम ऑर्डर किए 50। सबसे पहला सवाल अपने आप से हम ये पूछते हैं कि इसमें से एक्स क्या और वाई क्या है। एक्स तो भाई ये, हमारे हाथ में क्या चीज थी? हमारे हाथ में ये था कि हमने कितने आइटम्स ऑर्डर करने, 250 करें या 50 करें, तो ये तो आ गया हमारे पास x1 और x2। क्या y1 और y2 ये जो हमारे सामने गिवन है 35 रुपए y2 है और 55 रुपए y1 है? नहीं, यहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ये तो पर यूनिट प्राइस है। क्या हमारा खर्चा सिर्फ 35 रुपए हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें पता करना पड़ेगा कि अगर 250 आइटम्स खरीदे थे, ये 250 मल्टीप्लाई बाय 35 रुपए पर यूनिट, आपका 250 इंटू 35 8,750 आपका y1 होगा। तो ये इस सवाल में एक ट्रिक थी जो होपफुली अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह y2 निकालने के लिए 55 आपका y2 नहीं है, आपका y2 है 50 इंटू 55, 2,750 रुपए आपका खर्चा होगा जब आप करेंगे, सॉरी आप क्या करेंगे, आप जब 50 आइटम्स ऑर्डर करेंगे। अब सवाल हमसे चाहता क्या है? सवाल हमसे चाहता है पर यूनिट प्राइस अगर 115 आइटम्स ऑर्डर किए गए। अच्छा, अब हमारे पास y1, y2, x1, x2 गिवन है, वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो y माइनस y1 कौन था? 8,750। y माइनस 8,750 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, 2,750 माइनस 8,750 इज इक्वल टू x माइनस x1। x1 कौन है? 250 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 कौन है? 50 माइनस 250। कैलकुलेट करते हैं। y माइनस 8,750 डिवाइडेड बाय 2,750 माइनस 8,750 आया माइनस 6,000 इज इक्वल टू x माइनस 250 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 250 क्या होता है? माइनस 200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 200 इंटू वाई क्या होता है? माइनस 200 वाई माइनस 200 इंटू माइनस 8,750 क्या होता है? 1.75 मिलियन। इसे मैं लिख रहा हूं प्लस 1,750,000 इज इक्वल टू माइनस 6,000 x और माइनस 6,000 इंटू माइनस 250 क्या होता है? आपके पास आ गया 1.5 मिलियन प्लस 1,500,000,000। अच्छा, अब क्या करें? मजीद सॉल्व करते हैं ऐसे। तो माइनस 200y इज इक्वल टू माइनस 6,000x और पॉजिटिव 1.5 मिलियन माइनस 1.750000 क्या हो गया आपके पास? आपके पास आएगा माइनस 2,50,000। ले जी, अब सवाल ये कुछ शक्ल बनती नजर आ रही है। अगर हम इस सारे को 200 से डिवाइड कर दें तो जरा और ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 200 क्या होता है? आपके पास आ गया माइनस 30x और माइनस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 200 आपके पास आएगा माइनस 1,250। क्या हमारा सवाल सॉल्व हो गया? नहीं, अभी भी हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए? हमें पर यूनिट प्राइस चाहिए आइटम की। अब पर यूनिट आइटम हम x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू भाई क्या है? x हमें सवाल ने बताया है 115 आइटम्स ऑर्डर करने हैं। अच्छा, अभी करके देख लेते हैं। 115 x की वैल्यू पुट करके देखें तो हमने कहा कि माइनस 60 इंटू 115 माइनस 1250
तो हमारे पास आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8150। अब ये हमारे पास क्या है, टोटल खर्चा जो हमने 115 यूनिट्स खरीदे थे उसका। अब डिवाइड कर देते हैं इसे 115 से, तो हमारे पास आ जाएगी पर यूनिट प्राइस। आंसर आया 70.86 रुपीज़। तो 70.86 कौन सा ऑप्शन है यहाँ? चूंकि हमें नन ऑफ दीज नहीं गिवन, तो हमें क्लोजेस्ट ऑप्शन पिक करना पड़ रहा है, विच इज 69.31 रुपीज़। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ₹5 इज ₹80 पर यूनिट। जब प्राइस इंक्रीज की जाती है 12 रुपए पे, तो डिमांड है वो कम हो जाती है, लोग चीज महंगी होती है तो कम खरीदते हैं। अच्छा, ऐसा करें, बता दें लीनियर इक्वेशन इस डिमांड फंक्शन की। अब लीनियर इक्वेशन हमने निकालनी है इस डिमांड फंक्शन की। क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है? डिमांड 80 रुपए हमें गिवन थी जब 5 रुपए प्राइस थी। अब नई वाली हमारे पास प्राइस क्या है? हमारे पास है 12 रुपए पर यूनिट। तो 105 में हमने एग्जैक्टली हमारे पास प्राइस थी क्या? हमारे पास प्राइस थी 80, हमारे पास जो यूनिट थी उसकी हमारे पास जो प्राइस है वो नहीं गिवन। अब एग्जैक्टली हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसी में से ढूंढते हैं। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ₹5 पर यूनिट इज ₹5 पर यूनिट। अच्छा, जब हमने प्राइस बढ़ा दी, 5 से लेके 112 कर दी, तो जो हमारी डिमांड है वो कम हुई। कितनी कोई कम हुई? 80 से कम होके आपके पास आ गई 45। कितना कोई असर पड़ा? हमने जब अपनी उसको 7 रुपीज़ इंक्रीज किया, तो जो हमारी डिमांड है वो कितना डिक्रीज हुई? वो हमारी डिमांड जो है वो 35 के करीब हो गई डिक्रीज। x1 y1 के यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लेते हैं ऊपर कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। हाँ जी, x1 क्या है? 5 रुपए प्राइस। वंस अगेन, अब हमारे हाथ में क्या है? क्या हमारे हाथ में प्राइस है या हमारे हाथ में ये है कि कितने यूनिट्स बिकेंगे, कितनी डिमांड होगी? तो प्राइस अब हमारे कंट्रोल में है। हमने कह दिया x1 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू 80, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है? प्राइस है हमारे पास x2 इज इक्वल टू 12 और y2 हमारे पास क्या है? 45 यूनिट्स। इक्वेशन बना लेते हैं। y माइनस y1, y1 माइनस 80 डिवाइडेड बाय y2 क्या है? 45 माइनस 80 इज इक्वल टू x माइनस x1 क्या है? 5 डिवाइडेड बाय x2 यानी कि 12 माइनस 5। कैलकुलेट कर लें। y माइनस 80 डिवाइडेड बाय माइनस 35 इज इक्वल टू x माइनस 5 ओवर 12 माइनस 7 क्या होता है? 12 माइनस 5 होता है पॉजिटिव 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 7y माइनस 80 इंटू 7 माइनस 80 इंटू 7 आपके पास आ गया माइनस 560 इज इक्वल टू माइनस 35x और माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 आपके पास आ गया पॉजिटिव 175। मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 175 प्लस 560 आपके पास आ जाएगा प्लस 735। अब 7 से अगर हम इस इक्वेशन को सारी को डिवाइड करें क्या आएगा? y इज इक्वल टू 7 5 35 यानी कि माइनस 5x, ये 35 के साथ x भी था, और 735 डिवाइडेड बाय 7, तो 700 जो है मतलब 700 700 और 7 5 35 हमें बगैर कैलकुलेटर के ही नजर आ रहा है कि ये होगा 105x। सॉरी, यहाँ x नहीं था, ये सिंपल 105 था। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद है? -5 और पॉजिटिव 105, तो -5x और पॉजिटिव 105 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमें ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन, अब अगले हमें कुछ थ्योरी के सवाल देखने में लग रहे हैं। अ डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट विद एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग कांस्टेंट। डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट क्या मतलब? आपका टोटल खर्चा जो है वो कम हो गया। तो टोटल खर्चा कम होने से किस चीज़ पे क्या असर पड़ेगा, ये करके ऑप्शंस देखते हैं। क्या टोटल खर्चा कम होने से आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कम होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या सेम रहेगा? मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मेरा टोटल खर्चा था 100 रुपये,
मैं चीज़ बनाता था 10 रुपए की और मैं 10 रुपए की बेचता था और 5 रुपए मुझे होता था खर्चा। लेट्स सी कितना ब्रेक इवन पॉइंट आता है। 100 डिवाइड बाय 5, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था 20 आइटम्स अगर मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट और लॉस 0 पे होगा, और अगर मैं 20 से ज़्यादा 21 यूनिट्स बेचता हूँ या 21 से 20 से एक भी ज़्यादा बेचता हूँ तो मैं प्रॉफिट में चला जाऊँगा। ये था मेरा पुराना ब्रेक इवन पॉइंट। अब नया ब्रेक इवन पॉइंट, अ डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, मेरा जो खर्चा है वो सस्ता हो गया, मेरा टोटल कॉस्ट 100 के बजाय 50 हो गई, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। 100 डिवाइड बाय 5 तो 50 डिवाइड बाय 5, अब मैं 10 यूनिट्स बेचूंगा तो मेरा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। मेरा ब्रेक इवन कम हुआ कि बढ़ा? मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कम हुआ, तो बी इज द बेस्ट आंसर। इंक्रीज सॉरी डिक्रीज कौन सा है? ए इज द बेस्ट आंसर, डिक्रीज होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी वाली कॉस्ट होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होती है पर यूनिट एक्टिविटी जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है? तो जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हाँ जी, पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम होती है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, इंक्रीज पर यूनिट, और ऑप्शन सी वेरीज पर यूनिट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अभी चेक करके देख लेते हैं। मैथमेटिकली वैसे तो कॉमन सेंस हमें ये कह रहा है कि जैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो डिक्रीज होती है पर यूनिट। अभी करके देख लेते हैं। अगर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट, इन्हीं दोनों को देख लेते हैं, अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ये 50 है, मैंने 10 आइटम्स बेचे, मुझे पर आइटम फिक्स्ड कॉस्ट क्या पड़ रही है? कितने फिक्स्ड कॉस्ट है? 50, आइटम्स कितने हैं? 10, मुझे 5 रुपए जो है पर हेड प्राइस जो पड़ रही है फिक्स्ड कॉस्ट की। लेकिन अगर मैं 100 के बजाय 10 के बजाय 100 यूनिट्स बेच देता हूँ, फिर मेरी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? 50 डिवाइडेड बाय 100, मेरी अब जो है वो 0.5 पर यूनिट कॉस्ट पड़ गई है। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट डिक्रीज होती है। हमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन ए हमें बेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है विच वेरीज पर यूनिट रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन एक्टिविटी वॉल्यूम। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरीज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चेंजेस, ये भी ठीक है। वेरीज इन टोटल नहीं, वेरीज इन टोटल नहीं, आपको पर यूनिट जो है वो चेंज होता है। तो ऑप्शन सी जो हमें वो ठीक नहीं लग रहा। और ऑप्शन डी है डिक्रीजेस पर यूनिट, ऑप्शन डी भी ठीक नहीं हमें लग रहा। अब ऑप्शन ए और बी में से हमें देखना है बेस्ट कौन सा है। तो एक तो है वेरीज पर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन एक्टिविटी वॉल्यूम, और दूसरा है वेरीज इन टोटल इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजेस इन जो है एक्टिविटी वॉल्यूम। मैथमेटिकली प्रूव करके देख लेते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट, हमने अगर पहले 10 यूनिट्स बनाए थे, हमने 10 यूनिट्स बनाए और हमें पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी थी? 5। टोटल कितना हमारा खर्चा हुआ? 50। पर यूनिट कितना खर्चा हुआ? 5। अब हमने कितने यूनिट्स बनाए? हमने 100 के बजाय 10 के बजाय 100 यूनिट्स बनाए। 5 रुपए अभी भी हमारे वेरिएबल कॉस्ट है। टोटल कितना हमारा खर्चा हुआ? 500 रुपए। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारी जो है पर यूनिट कॉस्ट वो तो अभी भी 5 ही थी, पहले भी 5 ही थी। तो फर्क क्या पड़ा? तो हमने कहा कि विद चेंजेस इनटू एक्टिविटी वॉल्यूम हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज नहीं हुई एक्टिविटी वॉल्यूम से। नेक्स्ट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट इंडस्ट्री का 10% इंक्रीज होता है तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? अभी देख लेते हैं। ये भी हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हुआ है किसी एक्टिविटी का, लाइक फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को अगर हम इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करें, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था 20। अच्छा, हमने 20 यूनिट्स बेचे तो हम ना प्रॉफिट पे हैं और ना लॉस पे हैं। अच्छा, अब इस 20 को अगर हम 10% इंक्रीज कर दें 22 हो जाएगा। तो कॉमन सेंस क्या कह रही है? न्यूमरेटर में जो है वो चीज इंक्रीज हुई होगी तो फर्क पड़ा होगा डिनोमिनेटर पे। एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, क्या वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हुई होगी तो हमारा ब्रेक इवन इंक्रीज हुआ होगा? करके देख लेते हैं। पहले हमारी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए थी, अब अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम करके कर लेते हैं 2 रुपए। तो 100 डिवाइडेड बाय 8, मेरे पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट 12.5, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट 12.5। ये तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कम होने बढ़ने के बजाय कम हो गया। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तो बढ़ना चाहिए था। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। क्या इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस से हमारी ब्रेक इवन इंक्रीज होगा? तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेम है, हमने अपनी क्या बढ़ा दी? हमने अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी 15 - 5।
तो 100 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आया 10। ब्रेक इवन पॉइंट कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? पहले 20 था, अब 10 है, ब्रेक इवन पॉइंट तो कम हो गया। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। करके देख लेते हैं। हमारा 100 रुपये पहले खर्चा होता था, अब 200 होता है, बाकी चीज़ें सेम। 100 माइनस 50, सॉरी 10 माइनस 5। अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? 200 डिवाइडेड बाय 5, ब्रेक इवन हमारा हो जाएगा 40। हाँ, आखिरकार हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हुआ है। कहाँ इंक्रीज हुआ है? जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हुई थी। दिस इज द बेस्ट आंसर। तो ये हमारे पास क्लास वर्क का होमवर्क के हिसाब से जितने चैप्टर 1 के सवाल थे हमने सारे के सारे कर लिए हैं। अब बाकी आपके साथ जो प्रैक्टिस बुक शेयर की गई है उसमें से आप प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू रखें वो प्रैक्टिस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे विद चैप्टर 2। चैप्टर 2 छोटा चैप्टर है, तो हम एक ही यूनिट में उसका सारा गो थ्रू कर लेंगे और साथ ही उसके सारे के सारे सवाल भी कर लेंगे। पहला सेशन थोड़ा जल्दी पॉज हुआ ताकि दूसरे सेशन पे हम ज़्यादा टाइम लगा सकें। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का ब्रेक।